हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं संघ राज्य लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चलिए गाइस जल्दी जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इन नोट्स को हम चेतन मीना इंस्टीट्यूट की नोट्स से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। संविधान। संविधान क्या है, निर्माण क्यों हुआ, विशेषताएं क्या हैं और आवश्यक क्यों हैं, हम इसको देखते हैं। संविधान नियम उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार किसी देश का संचालन किया जाता है। यह उस देशों के आदर्श, उद्देश्य एवं मूल्यों का दर्पण होता है। तो संविधान क्या है, नियम उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार क्या है, उस देश का या किसी भी देश का संचालन होता है। इसमें उस देश के आदर्श, उद्देश्य और उनके मूल्यों का दर्पण बताता है, ये दर्पण है। संविधान सभा और संविधान निर्माण समिति। कैबिनेट मिशन 1946 में ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत की सत्ता की शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए 3 सदस्यीय मिशन भारत भेजा गया था, जिसके अध्यक्ष थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, सदस्य पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर थे। तो हम देखते हैं जो कैबिनेट मिशन है वो क्या है। तो यह 1946 को भारत आया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत की जो सत्ता है उसको शांतिपूर्ण भारत को देने के लिए, हस्तांतरण करने के लिए कैबिनेट मिशन आया था। इसमें 3 सदस्य थे। पहले आते हैं हमारे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। इस मिशन ने भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना और संविधान निर्माण के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी। इन्होंने कहा था कि भारत में क्या होनी चाहिए, एक अंतरिम सरकार की स्थापना करो, जो कि भारतीय संविधान निर्माण में योजना बनाने के लिए सलाह दी गई थी। अब आती है हमारी अंतरिम सरकार का गठन। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के तहत 2 अक्टूबर 1946 को नेहरू जी के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया था। तो अंतरिम सरकार बनी क्यों है, कैबिनेट मिशन ने बोला है। कब बोला था, 1946 में बोला था। तो 2 अक्टूबर 1946 को सबसे पहले नेहरू जी के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो चलिए देखते हैं हम अंतरिम सरकार की मंत्रिमंडल। अंतिम सरकार में सबसे पहले मंत्रिमंडल में हम देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे, अध्यक्ष थे। लॉर्ड माउंटबेटन को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। CH भाभा, यह हमारे कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री थे, मतलब जो खान वगैरह है उससे रिलेटेड आते हैं। कौन, HS भाभा, CH भाभा जी। भाभा, भाव बहुत बड़े हैं हमारे, कार्य के, खनन के और ऊर्जा के हमेशा बड़े रहते हैं। तो भाभा क्या थे, CH भाभा जी कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री थे उस समय। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे और विदेशी मामले एवं गणतंत्र इनके पास था। तो अध्यक्ष थे हमारे माउंटबेटन सर, और उनकी बात आते हैं उपाध्यक्ष हमारे कौन है, नेहरू जी हैं, जिनके पास विदेशी मामले और गणतंत्र जो राष्ट्रमंडल वगैरह है वो इनके पास था। सर वल्लभ भाई पटेल, इनके पास गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था। तो घर को हमें कैसे बल के प्रभाव से ही अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था, गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था। गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किनके पास था, या मंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। जॉन मथाई क्या थे, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग थे। जॉन मथाई क्या थे, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग थे। तो मथानी से क्या बनते हैं, हमारे उद्योग लग जाते हैं ना, और मथानी के उद्योग भी होते हैं। तो जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग इनके पास था। बलदेव सिंह, इनके पास रक्षा मंत्रालय था। तो वल्लभ का बल होना चाहिए गृह में, तो गृह मंत्रालय वल्लभ भाई पटेल। सूचना एवं प्रसारण में भी बल की ज़रूरत होती है, और बल की ज़रूरत होती है हमारे रक्षा मंत्रालय में। तो बलदेव सिंह भी हमारे कौन है, यह रक्षा विभाग इनके पास रखा गया है। जगजीवन राम, तो हमारे जगजीवन राम क्या हैं, तो जगजीवन राम श्रम विभाग के प्रमुख थे। लियाकत अली, ले लो भैया वित्त, तो लियाकत अली वित्त विभाग के प्रमुख थे। अब्दुल रब निस्तार डाक एवं वायु से संबंधित है। तो रब के पास गया हमारा डाक, उनने भेजी वायु। अब्दुल रब निस्तार, तो इनके पास डाक एवं वायु विभाग था। जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ
विधि बनानी है तो विधि विभाग किनके पास था, जोगेंद्र नाथ के पास था। तो विधि में कोई जुआ हुआ तो चलता नहीं, तो जोगेंद्र नाथ के पास क्या है, वित्त विभाग है। अब्दुल रव निस्तार के पास क्या है, डाक एवं वायु विभाग। नेक्स्ट आते हैं हमारे गजफर अली खान, इनके पास स्वास्थ्य विभाग था। तो जो गजनफल अली खान थे उनके पास क्या है, स्वास्थ्य विभाग है। तो हमारे स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारी आवाज़ कैसे गर्जन होती है ना हमारी आवाज़ में, तो गजफर अली खान स्वास्थ्य विभाग से आते हैं। और आई चुंद्रीगर इनके पास वाणिज्य विभाग है। तो वित्त किनके पास था, हमारे लियाकत अली जी के पास। और आई जो चुंद्रीगर जी हैं उनके पास क्या है, वाणिज्य विभाग है। नेक्स्ट आते हैं सी राजगोपालाचारी, शिक्षा विभाग है इनके पास। तो हमारे गोपाला करते करते शिक्षा लेते जाओ, पास होते जाओगे। तो सी राजगोपालाचारी के पास क्या है, शिक्षा विभाग है। राजेंद्र प्रसाद जी के पास है हमारा खाद्य एवं कृषि विभाग। राजेंद्र प्रसाद जी के पास कोई प्रकाश नहीं, मतलब प्रसाद में क्या देंगे, खाने की चीज़ दी जाती है जो कि कृषि से आती है। तो खाद्य विभाग एवं कृषि विभाग किनके पास है, राजेंद्र प्रसाद के पास है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अंतरिम मंत्रिमंडल एक बार फिर से। तो सबसे पहले आते हैं अध्यक्ष जो कि हैं लॉर्ड माउंटबेटन। उपाध्यक्ष हैं नेहरू जी जिनके पास विदेश मंत्रालय एवं जो गण मतलब क्या राष्ट्रमंडल है वो भी इनके पास ही आता है। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल जी जिनके पास हमारा गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। जॉन मथाई, इनने मत के पूरे उद्योग लगा दिए, तो उद्योग विभाग और आपूर्ति विभाग है इनके पास। बलदेव सिंह, तो बलदेव हमारा किन की ज़रूरत है, रक्षा विभाग में ज़रूरत है, तो रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास है। सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग इनके पास है। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग इनके पास है। फिर आते हैं सी एच भाभा जी, भर भर के कार्य ऊर्जा एवं खान मंत्रालय इनके पास है। अशरफ अली, तो आस रहती है हमें जब हम ट्रैवल करने जाते हैं तो कुछ आस रहती है ना, तो अशरफ अली के पास क्या है, रेल विभाग है। जगजीवन राम जी के पास है श्रम विभाग। लियाकत अली जी के पास है वित्त विभाग। अब्दुल रव निस्तार जी के पास है डाक एवं वायु विभाग। जोगेंद्र नाथ मंडल जी के पास क्या है, वित्त विभाग। और गजफर अली खान के पास क्या है, स्वास्थ्य विभाग। और आई चुंद्रीगढ़ जी के पास है वाणिज्य विभाग। अब आती है हमारी संविधान सभा। संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया गया था। तो जो संविधान सभा है उसका निर्वाचन कैसे हुआ था, जो प्रांतीय विधानसभा है उनके सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों को मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान प्राप्त हुआ था। तो जितने भी जो प्रांत हैं, देशी रियासत हैं, उनको मोटे तौर पर हमने 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान दिया था। इस प्रकार से लगभग 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से चुने गए थे। तो 11 प्रांत थे एक एक करके, है ना, 11 प्रांत और कितने सदस्य, 292 सदस्य इनमें शामिल किए गए थे। 93 देशी रियासतों से थे, तो नाती, तो हमारी देशी रियासत क्या बनी बैठी थी, नाती बनी बैठी थी, तो 93 देशी रियासतों से थे। और 4 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र से आते हैं। जो चीफ कमिश्नर है उनके क्षेत्र से कितने आते थे, 4 सदस्य आते थे, और कुल मिलाकर हो जाते हैं 389 सदस्य हो जाते हैं। तो संविधान सभा में कैसे, तो जो प्रांत हैं उनसे अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों को चुना गया था। 10 लाख की जनसंख्या में एक स्थान दिया गया था मोटे तौर पर। और इसमें कुल कितने सदस्य रखे गए थे, 292 रखे गए थे, 11 प्रांतों से आए थे। और हम देखें तो जो हमारी देशी रियासतें थी उनसे आए थे 93 लोग, और चीफ कमिश्नर क्षेत्र से आए थे 4 व्यक्ति, और कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या होता जाती है 389। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो सबसे पहले 9 दिसंबर को 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर 2 दिन बाद ही, है ना, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जो 22 जनवरी 1947
को भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना था। तो देखो हम इसमें कुछ डेट याद कर लेते हैं। पहले आती है हमारी 9 दिसंबर। इसमें क्या हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक थी। कोई अध्यक्ष नहीं था, इसलिए भैया सबको एक व्यक्ति को सच्चा मानकर उनको अध्यक्ष बना दिया गया, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष। 2 दिन बाद फिर मीटिंग बुलाई गई, तो ये थी 11 दिसंबर को मीटिंग। इसमें राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। फिर उसके बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी आए और उनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसी को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। कब स्वीकार किया है? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया है। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाके जो प्रस्तावना है उसका आधार बनी। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया और आंशिक रूप से इसे लागू हुआ। तो पूर्ण रूप से कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था संविधान, और इसको पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? 26 नवंबर 1950 को किया गया था। इसी दिन मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को इसको अच्छे से पारित कर दिया गया। संविधान निर्माण समितियां देखते हैं। संविधान जैसे व्यापक कार्य को करने के लिए संविधान सभा के द्वारा कई महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ही 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के पश्चात संविधान का निर्माण हो पाया था। संविधान बहुत बड़ा था, बहुत सारे कार्य थे, तो उस कार्य को आसान बनाने के लिए, इतने टफ कार्य को ईजी करने के लिए इन्होंने अलग अलग समितियां बनाई थी, और इसके कारण ही 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के पश्चात संविधान निर्माण होना संभव हो पाया। हम वही देखते हैं इनकी पहले समितियां और फिर देखते हैं इनके अध्यक्ष। पहले आते हैं प्रारूप समिति, जिनके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर जी। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, जिसके प्रमुख थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ संविधान समिति, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, सर वल्लभ भाई पटेल इनके प्रमुख थे। कार्य संचालन समिति, के.एम. मुंशी जी इसके अध्यक्ष थे। और देशी रियासत समझौता समिति, इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे पहले प्रारूप बनाना है, तो अंबेडकर जी के पास गए, भैया थोड़ी हेल्प कीजिए। अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष बन गए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी। इन्होंने बोला मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, तो बल से मिलेगा हमें मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार, तो वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बनाए गए। अब आते हैं संघ में हमारे नेहरू जी को बिठाला गया। तो संघ समिति, जो संघ संविधान समिति है और संघ की शक्ति समिति है, दोनों के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। फिर आते हैं प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांत में सबसे ज़्यादा दबदबा हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, तो जो प्रांतीय संविधान समिति है वह वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत आती है। और कार्य संचालन समिति, तो भैया बिना मुंशी के तो कोई कार्य होता नहीं, तो के.एम. मुंशी जी को बनाया गया था कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष। देशी रियासत समिति, तो जो देशी रियासत हैं उनके प्रमुख बनाए गए थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। सबको प्रसाद दिया देशी रियासतें और जाके हमारे भारत में मिल गई। तो देशी रियासतों की समझौता समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो चलिए देखते हैं हम अपनी पहली प्रारूप समिति। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर जी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। कितने सदस्य थे इसमें? 6 सदस्य थे। कब बनाई गई थी? 29 अगस्त को बनाई गई थी 1947 को। इनके प्रमुख उद्देश्य क्या था? संविधान का प्रारूप या ढांचा तैयार करना। ये 6 सदस्य क्या करेंगे? संविधान है उसका प्रारूप या ढांचा तैयार करेंगे। तो पहले आते हैं हमारी, देखते हैं प्रारूप समिति। इसमें एक अध्यक्ष थे जो कि हमारे कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी, और अन्य सदस्य भी थे। अन्य सदस्यों में आते हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी हमारी कार्य संचालन समिति के भी थे, यहाँ पर भी हैं। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवनराव और टी कृष्णमाचारी। तो इसमें भी जो 2 सदस्य हैं उनमें कुछ चेंजेस किए गए थे, जैसे कि एन माधव राय हैं, इनके स्थान पर कौन आ गया था? बी.एल. मित्र जी स्थान लिया था। और के टी जो कृष्णमाचारी हैं इनके स्थान पर डी.पी. खेतांत के द्वारा स्थान ग्रहण किया गया था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। सदस्य में आते हैं पहले हमारे गोपाल आ गए, तो गोपाल स्वामी अयंगर, इनने बनाई बांसुरी, तो बन गए के.एम. मुंशी। फिर
मुंशी बांसुरी तो हमारे कृष्ण जी बताते हैं, तो कौन आ गए, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये हैं हमारे कृष्णमाचार्य जी। उन कृष्ण जी की बांसुरी तो उनके सब आए दौड़े दौड़े, सर सैयद मोहम्मद शादुल्ला। फिर देखा लोगों ने माधव को और कृष्ण जी को, तो माधव राय और कृष्णमाचारी। तो माधव राय जी के स्थान पर आए हैं कौन, वीएल मित्र, और टीटी कृष्णमाचारी के स्थान पर आए हैं डीपी खेतांत। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है जो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा प्रस्तुत करता है। यह शासन के 3 अंगों की शक्तियों और दायित्वों को बोध कराता है, साथ ही जनता को साथ उनके संबंध को व्याख्याचित करता है। तो जो संविधान है वही क्या करता है, तो किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को ढांचा प्रस्तुत करता है, जिससे शासन और जो उनके 3 अंग हैं उनकी शक्ति दायित्वों को उनका बोध कराता है, साथ ही जो जनता है उनके संबंध की व्याख्या का उसको बोध कराता है। संविधान की विशेषताएं क्या है, तो संविधान क्यों बनाया जाता है, तो उसकी विशेषताओं में देखते हैं। हमारे संविधान जो है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें कितने 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं। तो हमारा संविधान है वह क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। संविधान की सर्वोच्चता, क्योंकि इसे सर्वोच्च विधि माना जाता है। तो संविधान क्या है, सबसे सर्वोच्च है क्योंकि यह सबसे सर्वोच्च विधि है संविधान। संसदीय व्यवस्था, इसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है और वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्री परिषद होती है उसके पास होती है। तो हमारे जो संविधान है इसमें संसदीय व्यवस्था बताई गई है और इसमें भी बताया गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो क्या हैं, सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख हैं, जबकि वास्तविक प्रमुख या शक्तियाँ किनके पास होती हैं, प्रधानमंत्री जी की जो नेतृत्व वाली मंत्री परिषद होती है उनके पास होती है। कठोर और लचीलापन का समन्वय का मिश्रण है। तो हमारा जो संविधान है वह कुछ विषयों में संसद के साधारण बहुमत से तथा कुछ विषयों में संसद के विशेष बहुमत से संशोधित हो जाता है। तो हमारा संविधान इतना कठोर है कि कभी कभी तो उसको 50+ और राज्यों की सहमति के द्वारा ही उसमें संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ इतने लचीले नियम बनाए गए हैं जिसको संसद स्वयं ही अपने स्तर पर संशोधित कर सकती है। भारत एक प्रभुत्व राज्य है, तो क्योंकि इसके अंतर्गत बाहरी मामले में किसी विदेश का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो इसमें बताया गया है कि हमारा जो भारत है वह क्या है, एक स्वयं प्रभुत्व संपन्न राज्य है। इस पर कोई भी बाहरी देश दबाव नहीं बना सकता, यह अपनी नीतियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं बोल सकता। तो ये क्या है, हमारा भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है। एकीकृत न्यायपालिका है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता निष्पक्षता हेतु एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान किया गया था। हमारे भारतीय संविधान में न्यायपालिका का वर्णन किया गया है, वो भी न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र निष्पक्ष होनी चाहिए। एकल नागरिकता, भारतीय संविधान के संघात्मक होते हुए भी यहाँ की नागरिकों के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। हमारे भारत का ढांचा कैसा है, एक राज्यों का संघ है ना, तो संघात्मक ढांचा है, लेकिन यहाँ पर एकल नागरिकता चलती है। तो हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो पहले आते हैं हमारा भारत जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। संविधान की सर्वोच्चता, सबसे बड़ा विधि ग्रंथ है। संसदीय व्यवस्था है, तो राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख है। प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है वह वास्तविक सत्ता में रहती है। कठोर और लचीलापन है, तो कई में तो संसद अकेली ही संशोधन कर देती है कई नियमों में, और कई में राज्यों की अनुमति और बहुत सारी तामझाम का प्रावधान किया गया है। भारत एक क्या है, प्रभुत्व संपन्न है, मतलब कोई भी बाहरी देश इसमें आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एकीकृत न्यायपालिका है, मतलब हमारी न्यायपालिका निष्पक्ष और क्या है, स्वतंत्र है। फिर आता है हमारी एकल नागरिकता। हमारे भारत का जो ढांचा है वह क्या है, संघात्मक ढांचा बनाया गया है, लेकिन नागरिकता कैसी रखी गई है, एकात्मक नागरिकता है। अब आती है संविधान की आवश्यकता क्यों है, हमने क्यों संविधान बनाया, क्यों इतने सारा तामझाम किया, नहीं बनाते, लेकिन नहीं, किसी भी राष्ट्र के लिए संविधान की क्या भूमिका है, इसके लिए हमें उसके मूलभूत कार्यों को समझना होगा, जो कि इस प्रकार है। पहला, संविधान बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विकास बना रहता है। तो संविधान क्या करता है, एक बुनियादी नियम
को बताता है या उपलब्ध कराता है, जिससे समाज के जो जितने भी सदस्य हैं उनके बीच में और एक संयम, संबंध और विश्वास बनाकर रखता है सरकार के प्रति। संविधान यह स्पष्ट करता है कि निर्णय लेने की शक्ति इसके पास है और सरकार निर्णय कैसे होगा। तो ये संविधान क्या बताता है कि जो कोई भी निर्णय लेने की शक्ति है वह किसके पास है। दूसरा, सरकार कैसे निर्णय लेगी। संविधान समाज में शक्तियों की मूल वितरण को स्पष्ट करता है। जो शक्तियाँ हैं उनकी मूल वितरण को कौन स्पष्ट करता है? संविधान करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून का निर्माण कौन करेगा और सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए गए उस कानूनों की सीमा क्या होगी। तो संविधान क्या बताता है कि जो कानून है उनको कौन बनाएगा और जो सरकार है जो नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, तो उनको नागरिकों को किस हद तक या किस सीमा तक उनको लागू किया जाएगा। संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करती है जिससे वह जनता की आशंकाओं को पूरा कर सकती है। जितनी भी जनता जो भी चाहती है, उनकी आकांक्षाएं हैं सरकार के प्रति या सरकार से, तो वो पूरा करने में सहायता कौन करता है? संविधान करता है। संविधान न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करता है। संविधान क्या करता है? जो न्यायपूर्ण समाज है उसके निर्माण में उचित परिस्थितियों का निर्माण करता है संविधान। इस प्रकार से विभिन्न निर्णय को लेने, विधि निर्माण करने, विभिन्न निकायों की शक्ति सीमाएं निर्धारित करने के परिणाम स्वरूप एक कानून एवं समानता से युक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए किसी देश को संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि किसी भी निर्णय को लेने के लिए, विधि निर्माण करने के लिए, विभिन्न निकायों की शक्ति सीमाओं को निर्धारण करने के लिए और उनके परिणाम स्वरूप एक न्याय एवं समता से युक्त समाज का निर्माण करने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान के अन्य देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। तो हमारे भारतीय संविधान ने अलग अलग संविधानों को पढ़ा और उनकी कुछ अच्छे अच्छे प्रावधानों को लिया है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले आता है स्रोत और दूसरे आता है प्रावधान। तो पहले आता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन 1935, इससे हमने संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण हमने किससे लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935 लिया है। तो बहुत सारा भाग हमारे संविधान का 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो सबसे पहले आती है हमारा भारत क्या है? संघ है एक। तो संघीय तंत्र हमने संविधान जो शासन अधिनियम है इससे लिया है। हमारे राज्य में होता है राज्यपाल, उसका कार्यालय, उसकी न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण हमने किससे लिया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अब आता है ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन ने ही हम पर शासन किया है, तो वहाँ से लेंगे हम संसदीय व्यवस्था। जो राज्यसभा, लोकसभा वगैरह है ना, वो हमने ली है कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन, विधि हम पर शासन करेगी। तो अंग्रेजों ने जैसे शासन किया वैसे हमारी विधि भी हम पर शासन करती है, तो विधि का शासन। एकल नागरिकता, तो ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, भारत में भी एकल नागरिकता है। मंत्रिमंडल प्रणाली, वहाँ पर भी मंत्रिमंडल चलता है, हमारे यहाँ पर भी मंत्रिमंडल चलता है। और द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, वही लोकसभा राज्यसभा ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है? संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली और द्विसदनात्मकता हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। फिर आता है अमेरिका। अमेरिका सबको अधिकार बांटता है, तो मूल अधिकार अमेरिका से लिए हैं। न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने अमेरिका से लिए हैं। तो हमेशा अमेरिका मतलब एक शक्ति का एहसास कराता है ना, तो हमें शक्ति से क्या मिलेगा? शक्ति हमें मूल अधिकार देगी, तो मूल अधिकार अमेरिका से लिए हैं। तो हमारा न्यायालय तो हमने 1935 के अधिनियम से ले लिया, लेकिन उसकी स्वतंत्रता हमें किसने दी है? अमेरिका ने दी है। न्यायिक पुनर्वलोकन, हमारा जो न्यायालय है क्या करेगा? तो न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है, तो ये भी अमेरिका के द्वारा लिया गया है। राष्ट्रपति तो हमने कहीं और से लिया है, राज्यपाल लिए हैं, लेकिन हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उनका पद हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति हैं, उनको हटाएंगे कैसे? तो राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति महाभियोग से हटाते हैं, और ये भी अमेरिका के शासन या संविधान से ली है। नेक्स्ट आता है आयरलैंड। राज्य में नीति निर्देशक तत्व तो आए हैं नीति कर अपनाने, तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड से ली है। राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की पद्धति आयरलैंड से। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन हमने आयरलैंड से लिया है। तो कुछ कुछ लोग आए हैं, जैसे कि हमारी नीतियाँ आई हैं, तो नीति निर्देशक तत्व
क्या लेकर आया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। राज्यसभा में भी कुछ सदस्य आए हैं, तो राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन किया जाता है वो भी आयरलैंड के संविधान के द्वारा किया जाता है। फिर आता है हमारा कनाडा। इसके द्वारा हमने सशक्त शक्ति के साथ संघीय व्यवस्था ली है। तो हमारे क्या है, शासन में सशक्त शक्ति है लेकिन सशक्त केंद्र है और संघीय व्यवस्था है। अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, तो जो अपशिष्ट शक्तियाँ हैं जैसे संघ शक्तियाँ हैं, राज्य शक्तियाँ हैं, उसके अलावा जो हमारी कुछ बची हुई शक्तियाँ होती हैं वो अपशिष्ट शक्तियाँ कहलाती हैं और वो किसके पास होती हैं? केंद्र के पास होती हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के साथ ली गई है। तो राज्यपाल का कार्यालय 1935 के अधिनियम से, लेकिन राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कनाडा से। राष्ट्रपति की नियुक्ति आयरलैंड से, राष्ट्रपति को हटाना अमेरिका से। तो कनाडा से हमने क्या लिया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होना और राज्यपाल की नियुक्ति हमने कनाडा के संविधान से लिया है। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो संसद के दोनों सदन हैं, उनकी संयुक्त बैठक हम बुलाएंगे तो सब लोग आ भी जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया से इसको लिया गया है और संबंधित सूची को भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। फिर आता है हमारा जर्मनी। मनी क्यों चाहिए? आपातकाल में या आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन करने के लिए आवश्यकता है। तो जर्मनी का प्रयोग या जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। तो मूल अधिकार स्थगन हो जाएंगे कब? आपातकाल के समय। सोवियत संघ, तो मूल कर्तव्य हमने सोवियत संघ से लिए हैं, मतलब रूस से। और सामाजिक आर्थिक राजनीति न्याय भी हमने कहाँ से लिए हैं? सोवियत संघ से। सोवियत संघ से हमने लिया है मूल कर्तव्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और मूल कर्तव्य हमने सोवियत संघ से लिए हैं। फिर आता है फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रांस के संविधान से लिया है। फ्रांस स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श फ्रांस से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। तो राज्यसभा में जो सदस्य हैं निर्वाचित किए जाएंगे तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किए जाएंगे। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर आता है नेक्स्ट जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।